सो क्या हो अगर मादर रिबॉर्न हो जाए इन द प्लेस ऑफ बोरुटो, तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी उसकी पूरी मूवी इस वीडियो में है। सो एंजॉय। ये बात उस दिन की है जब नारुतो होकागे बन चुका था, पर दिल से अभी भी वही पुराना नारुतो था। उस दिन कोनोहा में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर नारुतो के लिए सबसे बड़ा दिन था। वो हिनाटा हॉस्पिटल में थी और नारुतो बाहर कॉरिडोर में इधर उधर चल रहा था। बाहर की लड़ाइयाँ उसने जीत ली थी, पर यहाँ वो थोड़ा घबराया हुआ था। दिल में बस ये चल रहा था कि सब ठीक हो जाए। थोड़ी देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो बिल्कुल ही नॉर्मल सी आवाज थी, पर नारुतो को उस पर थोड़ा अजीब सा फील होता है, जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे कोई हैवी चीज उस जगह आ गई हो। पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब बच्चा नारुतो के हाथ में दिया जाता है, वो उसे देख के रुक सा जाता है। बच्चा बिल्कुल शांत था, ज्यादा रोया भी नहीं। उसकी आंखें अलग सी लग रही थी, ऐसी आंखें जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा, समझ भी रहा हो। हिनाटा ने भी महसूस किया कि इस बच्चे का चेहरा थोड़ा डिफरेंट है, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा कंट्रोल लग रहा है। नारुतो ने सोचा शायद वो ज्यादा सोच रहा है। आखिर बच्चा उसका और हिनाटा का ही था, दोनों का खून, दोनों का बेटा। उसका नाम मादरा रखा गया। किसी ने उस नाम का मतलब नहीं पूछा, पर कहानी वहीं से शुरू हो गई थी। टाइम के साथ मादरा बड़ा होने लगा। नारुतो अक्सर उसे देखता और सोचता कि ये बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं है। मादरा कम रोता था, कम शोर करता था और ज्यादा ऑब्जर्व करता था, जैसे हर चीज ध्यान से समझना चाहता हो। जब एकेडमी जाने का टाइम आया, नारुतो उसे छोड़ने गया। मादरा के चेहरे पे कोई डर नहीं था, बस एक शांत सा कॉन्फिडेंस था। नारुतो को अपना बचपन याद आ गया कि कैसे वो हर चीज में जंप कर जाता था। मादरा बिल्कुल उल्टा था। क्लास में टीचर्स को भी जल्दी समझ आ गया कि ये बच्चा चीजों को सिर्फ याद नहीं कर रहा, बल्कि नेचुरली समझ रहा है। चाकरा कंट्रोल में जब बाकी बच्चे स्ट्रगल करते, मादरा का बॉडी खुद ही एडजस्ट हो जाता था, जैसे ये सब पहले भी वो कर चुका हो। कभी कभी मादरा को खुद भी अजीब लगता था, कुछ चीजें उसे बिना सीखे ही आती थी। वो खुद नहीं जानता था कि क्यों। नारुतो ने उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में अकेले प्रैक्टिस करते हुए देखा। वो कोई भी मस्ती नहीं कर रहा था, सिर्फ फोकस था। नारुतो को लगा ये स्ट्रॉन्ग बनने का शौक नहीं है, ये कमजोर न रहने का डर है। यहीं से क्लियर हो गया था कि बोरुतो वाली स्टोरी अब सेम नहीं रहेगी। इस बार नारुतो का बेटा मादरा था और ये मादरा अलग तरह से आगे बढ़ने वाला था। एकेडमी खत्म होते होते मादरा का नाम ऑलमोस्ट सबको पता चल चुका था। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा बोलता था, बल्कि इसलिए क्योंकि जब भी कुछ सीरियस होता, मादरा ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन के बीच में होता था। टीम बनने का दिन आया तो नारुतो थोड़ा क्यूरियस था, पर ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखाया। उसके लिए सब बच्चे बराबर थे, पर दिल के कोने में एक बात चल रही थी कि मादरा किस टीम में जाएगा। जब टीम्स अनाउंस हुई, मादरा को टीम 7 में डाला गया। साथ में साडा और मित्सुकी भी उसी टीम में थे। साडा पहले दिन से ही मादरा को नोटिस कर रही थी। उसे लग रहा था ये लड़का नारुतो का बेटा होके भी नारुतो जैसा बिल्कुल नहीं है। मित्सुकी को बस इतना फील हुआ कि मादरा के आसपास रहना सेफ भी लगता है और थोड़ा डेंजरस भी। ट्रेनिंग के टाइम जब टीम का कोऑर्डिनेशन टेस्ट हुआ, मादरा नेचुरली लीडर जैसे मूव कर रहा था। उसने ना ऑर्डर दिया ना गुस्सा किया, बस सिचुएशन देख के पोजीशन ले ली। बाकी दोनों बिना बोले उसके फ्लो में आ गए। सेंसे ने ये सब देख लिया। उसे समझ आ गया कि ये टीम वर्क सीखने वाला बच्चा नहीं है, ये पहले से जानता है कि टीम वर्क क्या होता है। नारुतो दूर से ये सब देख रहा था। उसे प्राउड फील हो रहा था, पर साथ ही थोड़ा हैवी भी लग रहा था, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नारुतो जैसा केयरफ्री नहीं था, ये मैच्योर था, बहुत ज्यादा मैच्योर। टीम 7 का पहला मिशन छोटा सा था, नॉर्मली डिलीवरी टाइप का काम था। कोई बड़ी फाइट एक्सपेक्टेड नहीं थी, पर जब रास्ते में थोड़ा डेंजर आया, मादरा का रिएक्शन बाकी दोनों से अलग था। उसने पहले सराउंडिंग्स देखी, फिर एनिमी के मूव को समझा और फिर एक्शन लिया। सब कुछ फास्ट था, पर बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में था। साडा को लगा जैसे मादरा फाइट नहीं कर रहा, बल्कि कैलकुलेट कर रहा हो। मित्सुकी को लगा जैसे मादरा ऑलरेडी जानता हो कि नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है। मिशन बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हो गया, पर टीम के दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है। उस रात मादरा अकेला बैठा था, उसे खुद भी अजीब लग रहा था। फाइट के बीच जो काम फील आया, जो क्लैरिटी आई, वो उसकी एज के हिसाब से नॉर्मल नहीं थी। कभी कभी उसके दिमाग में हैवी फीलिंग आती थी, जैसे कोई पुरानी याद दरवाजा खटखटा रही हो पर खुल नहीं रही। नारुतो ने दूर से उसे देखा। उसे लगा जैसे मादरा अपने ही थॉट से लड़ रहा है। नारुतो ने सोचा शायद ये प्रेशर होकागे का बेटा होने का है, पर सच ये था कि मादरा के अंदर कुछ और ही चल रहा था। बोरुतो के पहले आर्क का एंड यही डिफरेंट हो गया था, क्योंकि यहाँ हीरो कोई शोर मचाने वाला लड़का नहीं था। यहाँ हीरो एक शांत सा बच्चा था, जिसके अंदर एक पुरानी दुनिया जाग रही थी।
चूनिन एग्जाम्स का अनाउंसमेंट हुआ तो पूरी एकेडमी में अलग ही एक्साइटमेंट थी। सब बच्चे अपना बेस्ट प्रूव करना चाहते थे। सारडा अपना नाम बनाना चाहती थी, मित्सुकी बस एक्सपीरियंस लेना चाहता था और माद्रा के लिए ये सिर्फ एक और टेस्ट था। उसके चेहरे पे कोई एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट नहीं थी, बस ये फीलिंग थी कि जो आएगा उसे हैंडल कर लेगा वो। रिटन एग्जाम के टाइम जब बाकी लोग टेंशन में थे, माद्रा काल में पेपर सॉल्व कर रहा था। क्वेश्चंस मुश्किल थे पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पहले भी देख चुका हो। फॉरेस्ट राउंड में जब डेंजर आया, माद्रा ने बिना बोले टीम को सेफ जगह ले गया। सारडा को लगा जैसे माद्रा फाइट से ज्यादा सर्वाइवर पे फोकस कर रहा है। फाइट राउंड्स में जब माद्रा अरीना में उतरा, क्राउड को कुछ समझ नहीं आया। न फ्लैशी मूव्स थे न ओवर एक्टिंग, बस क्लीन हिट्स, परफेक्ट टाइमिंग दिख रही थी। अपोनेंट को लग ही नहीं पाया कि वो हार कब गया। नारुतो स्टैंड्स में बैठा ये सब देख रहा था। उसके दिल में प्राइड भी थी और थोड़ी सी टेंशन भी, क्योंकि ये पावर इनोसेंट नहीं लग रही थी, ये ट्रेंड लग रही थी। नारुतो को लगा जैसे माद्रा जीत की कोशिश नहीं कर रहा है, बस सेटिस्फाइड हो रहा है, जैसे ये जीतना उसके लिए नॉर्मल हो। उसी टाइम माद्रा के अंदर कुछ चेंज होने लगा। कभी कभी उसे सपने आने लगे, बड़े बैटरफील्ड, टूटे हुए सिनोबी और एक अजीब सा गुस्सा जो उसका नहीं लगता था। सुबह उठ के उसे याद नहीं रहता था कि सपना क्या था, पर फीलिंग रह जाती थी, हैवी और सीरियस वाली। एक दिन ट्रेनिंग के बाद माद्रा अकेला बैठा था। उसे लगा जैसे उसके थॉट्स ज्यादा बड़े हो रहे हैं, जैसे दुनिया सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में दिख रही हो। कभी कभी उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में बंद हो जाते थे। नारुतो ने ये चेंज नोटिस किया। उसने माद्रा से बात करनी चाहिए, पर माद्रा ने सब नॉर्मल दिखाया। नारुतो को लगा शायद एग्जाम्स के प्रेशर से है ये सब। हिनाटा भी साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी। माँ होने के नाते उसे फील हो रहा था कि माद्रा के अंदर कोई बोझ है जो वो शेयर नहीं कर पा रहा है। माद्रा खुद नहीं जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है, पर इतना क्लियर था वो कि उसके अंदर कोई पुरानी सोच धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही थी। पावर सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती, ये थॉट उसके दिमाग में बार बार आने लगा। चूनिन एग्जाम्स के बीच ये क्लियर हो गया था कि माद्रा का आर्क सिंपल नहीं होगा। ये सिर्फ एक निंजा बनने की कहानी नहीं थी, ये अपनी पहचान ढूंढने की शुरुआत थी। चूनिन एग्जाम्स के बाद गांव थोड़ा शांत हो गया, पर माद्रा के लिए अंदर का शोर बढ़ने लगा। एक मिशन के दौरान टीम 7 का सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो सिर्फ लूट या पावर के लिए लड़ रहे थे। नॉर्मली माद्रा फाइट को शॉर्ट और क्लीन रखता है, पर इस बार उसके मूव्स थोड़े ज्यादा हार्श हो गए। एनिमी को गिराने के बाद भी उसका फोकस खत्म नहीं हुआ, जैसे उसके दिमाग में एक ही बात चल रही हो, थ्रेट को कम्प्लीटली खत्म करना। सारडा ने पहली बार फील किया कि माद्रा के काम के पीछे कुछ डेंजरस भी है। मिस्री को लगा जैसे माद्रा का चक्रा थोड़ा हैवी हो गया हो। मिशन खत्म हो गया, पर टीम का मूड थोड़ा ऑफ था। माद्रा ने कुछ बोला नहीं, बस साइलेंटली चल दिया। उस रात माद्रा को फिर हैवी फीलिंग आई। उसे लगा जैसे दुनिया अनफेयर है और वीक लोग हमेशा सफर करते हैं। ये थॉट्स उसकी एज के हिसाब से नॉर्मल नहीं थी। कभी कभी उसे लगता जैसे पावर का यूज सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कंट्रोल ही सब कुछ है। नारुतो ने रिपोर्ट सुनी और समझ गया कि माद्रा का अप्रोच थोड़ा अलग हो रहा है। उसे लगा कि शायद उसने माद्रा को ज्यादा फ्रीडम दे दी है, पर यह भी सच था कि माद्रा किसी के कहने से चेंज होने वाला नहीं था। नारुतो और माद्रा के बीच थोड़ा डिस्टेंस आ गया, बातें कम हो गई, समझना मुश्किल हो गया। नारुतो जब माद्रा को देखता तो उसे अपना बचपन नहीं दिखता, उसे एक ऐसा बच्चा दिखता जो ज्यादा सोचता है, ज्यादा समझता है और ज्यादा बोझ उठा रहा है। हिनाटा को लगता था कि माद्रा को डांट नहीं, सपोर्ट चाहिए, पर माद्रा सपोर्ट भी तभी लेता जब उससे जरूरत होती। वो हेल्प मांगने वाला बच्चा नहीं था। एक दिन ट्रेनिंग के वक्त माद्रा का कंट्रोल थोड़ा लूज हो गया, चक्र का फ्लो ज्यादा शार्प हो गया। वो खुद भी रुक के सोचने लगा कि ये फीलिंग पहले क्यों आती थी, जैसे ये पावर उसकी नहीं पर उसे पहचानती हो। नारुतो ने ये सब देख लिया। उसके लिए ये क्लियर हो गया कि माद्रा सिर्फ होकागे का बेटा नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे सिर्फ रूल से नहीं संभाला जा सकता। माद्रा को भी धीरे धीरे ये समझ आ रहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों में नहीं है, पर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे दबाना चाहिए या समझाना चाहिए। और यहीं पे कहानी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आके रुकती है, क्योंकि आगे माद्रा को सिर्फ एनिमीज का सामना नहीं करना था, उसे अपने अंदर के सच से भी लड़ना था। एक रात माद्रा अकेला ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठा होता है। आसपास पूरा सन्नाटा होता है। उस वक्त उसके दिमाग में जो फीलिंग चल रही होती है वो पहली बार क्लियर लगती है। उसे समझ आने लगता है कि उसके अंदर जो गुस्सा, जो सीरियसनेस, जो कंट्रोल की सोच है वो अचानक नहीं आई है, वो उसका हिस्सा है, शायद जन्म से पहले का। उस रात माद्रा फर्स्ट टाइम भागने की कोशिश नहीं करता, ना ही उस फीलिंग को दबाता है, वो बस उसे एक्सेप्ट करता है। उसे लगता है कि अगर ये पावर उसके पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही होगी, गलत या सही उसे बनाया जाता है। नारुतो दूर से उसे देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि माद्रा अब सिर्फ बच्चा नहीं रहा। नारुतो को याद आता है कि उसे भी एक टाइम पे समझने वाला कोई नहीं था। वो डिसाइड करता है कि चाहे माद्रा कितना ही अलग क्यों ना हो, वो अकेला नहीं रहेगा। माद्रा को पहली बार फील होता है कि उसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, ना दुनिया से, ना अपने बाप से। उसे बस अपना रास्ता खुद चूज करना है।
अगली सुबह कोनोहा नॉर्मल थी, लोग अपने काम में लगे हुए थे, पर कहानी नॉर्मल नहीं रही थी। बोरुटो के आर्क्स जो पहले एक शोर मचाने वाले बच्चे के अराउंड घूमने वाले थे, अब एक शांत और गहरे लड़के के साथ आगे बढ़ने वाले थे। मादरा अब भी कम बोलता है, पर उसके एक्शन ज्यादा क्लियर हो गए हैं। वो पावर को ब्लाइंडली यूज नहीं करता, पर उसे डरता भी नहीं। उसके लिए स्ट्रेंथ का मतलब जीतना नहीं, बैलेंस बनाना है। नारुतो को लगता है कि शायद दुनिया को मादरा जैसे इंसान की जरूरत है, कोई ये चीजें तोड़ के नहीं, समझ के चेंज करे। हिनाटा को लगता है कि मादरा का दिल अब भी सॉफ्ट है, बस उसे समझने का टाइम चाहिए। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि नारुतो का बेटा मादरा है और मादरा का फ्यूचर सिर्फ हीरो या विलेन बनना नहीं है। उसका फ्यूचर है एक नई सोच और शायद एक नई शिनोबी दुनिया। सो पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि फाइनल चुनने एग्जाम्स का दिन आ चुका था। स्टेडियम भरा हुआ था, हर तरफ शोर था, पर मादरा के लिए ये शोर बैकग्राउंड जैसा था। उसके लिए सिर्फ एक चीज इम्पोर्टेंट थी, सामने खड़े दो लोग, एक तरफ सारडा जिसके आंखों में उचिहा का प्राइड था, दूसरी तरफ सिंकी जिसके बॉडी लैंग्वेज से ही समझ आ रहा था कि वो कमजोर नहीं है। ये नॉर्मल एग्जाम फाइट नहीं थी, ये टेस्ट था और मादरा को ये फील हो रहा था। फाइट शुरू होती है, सिंकी पहले मूव लेता है, आयरन साइड हवा में फैल जाती है, सारडा स्पीड से एंगल चेंज करती है, मादरा बीच में खड़ा रहता है, ना जल्दी ना कोई घबराहट। उसकी आंखें सब कुछ देख रही होती हैं, मूवमेंट, टाइमिंग, इंटेंशन। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, मादरा का काम और ज्यादा क्लियर हो जाता है। वो अननेसेसरी मूव्स नहीं करता, जब करता है सिर्फ तब जब जरूरत हो। स्टेडियम में लोग समझ नहीं पा रहे थे, पर एक्सपीरियंस शिनोबी को लग रहा था कि ये लड़का फाइट नहीं कर रहा है, बल्कि सिचुएशन कंट्रोल कर रहा है। नारुतो स्टैंड में बैठा ये सब देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे मादरा अब एग्जाम में नहीं है, जैसे वो किसी और लेवल पे ऑपरेट कर रहा हो। सारडा और सिंकी दोनों अपना बेस्ट दे रहे थे, पर मादरा का रिएक्शन उनसे आधा सेकंड आगे था और तभी बिना वार्निंग के हवा का प्रेशर बदल जाता है, स्टेडियम का शोर रुक जाता है, आसमान थोड़ा हैवी लगने लगता है। मादरा पहली बार ऊपर देखता है और वहीं से चीजों का डायरेक्शन बदल जाता है। आसमान में 3 फिगर्स दिखाई देते हैं। नॉर्मल लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो क्या है, पर नारुतो, सास्के और बाकी कागे के चेहरे सीरियस हो जाते हैं। ये लोग नॉर्मल एनिमीज नहीं थे, ये प्रेजेंस ही अलग थी, जैसे शिनोबी दुनिया को नीचे से नहीं ऊपर से जज किया जा रहा हो। मादरा को उस पल अजीब सा लगता है, डर नहीं बल्कि पहचान। उसका दिल तेज हो जाता है, पर दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, जैसे उसके अंदर कोई धीरे से बोल रहा हो कि ये लोग नए नहीं है। स्टेडियम में पैनिक शुरू हो जाता है, पर मादरा अपनी जगह से हिलता भी नहीं, और तभी उसकी आंखों में कुछ चेंज होता है। पहले बस फोकस था, अब क्लियरिटी आ जाती है। वर्ल्ड थोड़ा स्लो हो जाता है, मूवमेंट साफ दिखने लगती हैं। ये नॉर्मल फीलिंग नहीं थी, ये अवेकनिंग थी। उसकी आंखों में पहली बार शारिंगान खुलता है, जो एकदम क्लीन और स्टेबल होता है, और वो बिना पेन के होता है, जैसे ये आंखें उसका वेट कर रही थी। उसके साथ ही एक और फीलिंग आती है, सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना। चाक्रा का फ्लो, एनर्जी का प्रेशर, स्पेस का वेट। ये कोई नॉर्मल डोजोत्सु नहीं लगता, ये कुछ पुराना और नया दोनों का मिक्स था। नारुतो ये देख के एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। सासुके समझ जाता है कि ये अवेकनिंग रैंडम नहीं है। मादरा को लगता है जैसे उसकी दुनिया फाइनली क्लियर हो रही है। ये फाइट अब चुनिन एग्जाम्स नहीं रही थी, ये एक एंट्री थी और फार्म की असली शुरुआत। स्टेडियम का सीन पूरी तरह बिगड़ चुका था, लोगों को बाहर निकाला जा रहा था और ऊपर आसमान में खड़े 2-3 लोग बिल्कुल शांत थे, जैसे ये सब उनके लिए इंटरटेनमेंट हो। नारुतो तुरंत मूव करता है, सासुके ऑलरेडी समझ चुका होता है कि ये फाइट यही नहीं रुकने वाली। बाकी कागे भी रेडी हो जाते हैं, प्रायोरिटी क्लियर थी, लोगों को बचाना और इन लोगों को दूर ले जाना। मादरा सब देख रहा होता है, उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, बस एक डीप फोकस था। उसकी आंखें अब सिर्फ देख नहीं रही थी, एनालाइज कर रही थी। मोमोशी का चाक्रा उसे अजीब तरह सा फेमिलियर लग रहा था, जैसे ये पावर उसके लेवल की बात कर रही हो। जब नारुतो और सासुके आगे बढ़ते हैं, मादरा का मन करता है कि वो भी मूव करे, पर वो रुक जाता है, जैसे उसके अंदर की आवाज कह रही हो कि अभी नहीं, ये टाइम ऑब्जर्व करने का है। मोमोशी नारुतो को टारगेट करता है, एक मूवमेंट में नारुतो गायब होता है। सासुके के लिए ये क्लियर हो जाता है कि नारुतो को ले जाया जा चुका है। सीन साइलेंट हो जाता है। मादरा के लिए ये मूवमेंट हैवी था, उसके लिए नारुतो सिर्फ होकागे नहीं था, वो उसका बाप था। उसके अंदर कुछ टाइट हो जाता है, पर गुस्सा कंट्रोल में रहता है उसके। ये कंट्रोल ही उसकी औरों को और ज्यादा भारी बना देता है। सासुके मादरा की तरफ देखता है, उसे लगता है कि ये लड़का पैनिक नहीं कर रहा, बल्कि सिचुएशन को समझ रहा है, जैसे ये पहली बार नहीं हो रहा उसके साथ, जैसे ये ऑलरेडी जानता हो कि नारुतो वापस आएगा और ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। देन उसके बाद रेस्क्यू मिशन प्लान होता है, सासुके लीड में होता है, साथ में बाकी कागे भी होते हैं। मादरा भी साथ जाने की जिद नहीं करता, वो क्वाइटली रेडी होता है। उसके लिए मिशन इमोशनल नहीं था, ये नेसेसरी था। दूसरी तरफ मोमोशी अपनी जगह पे बिल्कुल रिलैक्स्ड था। नारुतो को बांध के रखा गया था, पर नारुतो की प्रेजेंस उसके लिए भी हैवी थी। ये फाइट पावर का था, पर विल का भी। जब सासुके और कागे लोग पोर्टल के थ्रू पहुंचते हैं, फाइट तुरंत शुरू हो जाती है, जैसे बिग अटैक्स, हैवी चाकरा, पूरी स्पेस हिल जाता है। मादरा साइड में खड़ा ये सब देख रहा होता है,
है। उसके लिए ये फाइट एक लेसन जैसी थी। हर मूव, हर मिस्टेक, सब कुछ नोटिस कर रहा होता है वो। मोमोसेकी जब अपनी पावर एब्जॉर्ब करता है, मादरा के दिमाग में एक क्लिक होता है, जैसे उसे समझ आ जाता है कि पावर सिर्फ लेने से नहीं, उसे कंट्रोल करने से स्ट्रॉन्ग होती है। फाइट के एंड मोमोसेकी डाउन हो जाता है, नारुतो फ्री होता है, सीन काम हो जाता है। पर मादरा के लिए ये काम सिर्फ सरफेस पे था, अंदर कुछ और ही जाग चुका था। नारुतो मादरा को देखता है, उसे लगता है जैसे मादरा पहले से ज्यादा शांत है, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। मादरा कुछ बोलता नहीं, पर उसकी आंखों का फोकस और गहरा हो चुका होता है। ये रिस्क सिर्फ नारुतो का नहीं था, ये मादरा के लिए एक और स्टेप था, एक और लेयर। रेस्क्यू मिशन के बाद कुछ दिन शांति से निकल जाते हैं, गांव नॉर्मल हो जाता है, पर मादरा के लिए सब नॉर्मल नहीं होता। उसके अंदर एक क्लियरिटी आ चुकी होती है, जैसे उसने अपनी जगह थोड़ी और समझ ली हो। ट्रेनिंग के टाइम वो ज्यादा पुश नहीं करता, पर जो करता है वो परफेक्ट होता है। नारुतो भी नोटिस करता है कि मादरा अब पावर दिखाने की कोशिश नहीं करता, वो बस पावर रखता है। इसी बीच एक छोटी सी मिशन रिपोर्ट आती है। पोर्टर के पास कुछ अजीब लोग देखे गए हैं, चाक्रा पैटर्न अननोन है उनका। सासुके इसमें इंटरेस्ट लेता है, मादरा भी साथ होता है बिना ज्यादा सवाल के। जब इनकाउंटर होता है तो सामने कारा ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स होते हैं। उनका एटीट्यूड अलग होता है, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक गेनिन लड़का है। मादरा उन्हें पहले ऑब्जर्व करता है, मूवमेंट, स्पीच, इंटेंशन सब क्लियर हो जाते हैं। फाइट शुरू होती है, पर फाइट जैसी लगती ही नहीं। मादरा एक एक मूव में स्पेस कंट्रोल करता है, न ओवर स्पीड न ओवर पावर, सिर्फ राइट टाइमिंग के साथ। कारा मेंबर्स को समझ ही नहीं आता कि वो कब डोमिनेट हो गए। एक को गिराता है, दूसरा ऑलरेडी पैनिक में हो जाता है। सासुके ये सब दूर से देखता है, उसे समझ आ जाता है कि मादरा फाइट नहीं कर रहा, वो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। ये लेवल नॉर्मल से लॉबी के लिए नहीं है। कारा के मेंबर्स डिफीट हो जाते हैं, सीन जल्दी खत्म हो जाता है। मादरा के कपड़ों पे एक स्क्रैच भी नहीं होता। ये सब देख के नारुतो के दिमाग में एक ही बात आती है, ये पावर अब छुपने वाली नहीं है। मादरा को अंदर से एक अलग ही फील आता है। ये जीत उसके लिए एक्साइटिंग नहीं थी, ये एक्सपेक्टेड थी, जैसे ये रिजल्ट पहले से लिखा हो। उसके अंदर जो पुरानी सोच थी वो थोड़ी और क्लियर हो जाती है। पावर का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, प्रेजेंस होती है। उस रात मादरा ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा होता है, वो अपनी आंखों को बंद करता है और चादर को फील करता है। सारिंगन अब ज्यादा नेचुरल लगता है उसके लिए। साथ ही एक और लेयर स्लोली एक्टिवेट हो जाती है। वो उसे फोर्स नहीं करता, वो जानता है कि जो चीज जबरदस्ती आती है वो टिकती नहीं है। नारुतो दूर से उसे देखता है, उसे लगता है कि मादरा अब उसे सीखने के फेज से बाहर निकल रहा है, अब वो खुद को समझने के फेज में आ चुका है। कारा इनकाउंटर के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि मादरा सिर्फ फ्यूचर का हिस्सा नहीं है, वो फ्यूचर का डायरेक्शन भी है। कारा के इनकाउंटर के बाद मादरा का नाम क्वाइटली स्प्रेड होने लगता है, गांव में नहीं बल्कि अंडरग्राउंड में भी। लोग ओपनली बात नहीं करते, पर रिपोर्ट्स में एक पैटर्न दिखने लगता है कि जहां मादरा होता है वहां फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलती। ये बात मादरा को पता भी नहीं होती और शायद उसे फर्क भी नहीं पड़ता। मादरा खुद अपनी ट्रेनिंग में और डीप चला जाता है। अब वो सिर्फ स्ट्रेंथ पर काम नहीं कर रहा होता, बल्कि परसेप्शन पर भी काम कर रहा होता है। उसकी आंखें अब सिर्फ मूवमेंट नहीं, इंटेंशन भी पकड़ने लगी थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है, जैसे वो एक सेकंड पहले ही डिसाइड कर लेता है कि क्या होने वाला है। इस प्रोसेस में एक नया फेज आता है, शारिंगन के साथ एक और डेप्थ ओपन होती है। अब वो चीजों को सिर्फ देख नहीं रहा था, उनके बीच के गैप भी महसूस कर रहा था। स्पेस और चाक्रा का रिलेशन क्लियर होने लगा था। ये कोई फ्लैशी पावर अप नहीं था, ये साइलेंटली स्ट्रॉन्ग होने का स्टेज था। सासुके जब मादरा के साथ ट्रेनिंग करता है तो उसे क्लियर हो जाता है कि ये लड़का कॉपी नहीं कर रहा, ये अडॉप्ट कर रहा है, और अडॉप्ट करना ज्यादा डेंजरस होता है। मादरा के लिए ये सब नेचुरल लग रहा था, जैसे ये एबिलिटीज नई नहीं हो, जैसे ये उसका पुराना लैंग्वेज हो जो धीरे धीरे याद आ रहा है। इसी बीच कारा का रियल रिएक्शन आता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनके लो लेवल मेंबर सिर्फ गलती नहीं थे, वो मैसेज थे। मादरा का नाम उनके डेटा में ऐड हो जाता है, एक अननोन वेरिएबल के रूप में। एक और इनकाउंटर होता है, पर इस बार अपोनेंट्स थोड़े प्रिपेयर्ड होते हैं, ज्यादा ट्रैप्स और ज्यादा प्लानिंग के साथ। पर मादरा पहले से ही रेडी होता है, वो डायरेक्ट फाइट में नहीं जाता, पहले इन्वायरमेंट को अपने फेवर में करता है। जब फाइट होती है तो वो शॉर्ट और ब्रूटल होती है। इस बार मादरा थोड़ा और आगे जाता है, वो अपनी पावर को कंप्रेस करता है। अपोनेंट्स को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, बल्कि ये एफिशिएंट भी है। फाइट के बाद मादरा को कोई थ्रिल नहीं मिलता, उसके लिए ये सिर्फ एक और कंफर्मेशन होती है। वो समझ जाता है कि वो किसी एज पे खड़ा है, अगर चाहे तो और आगे जा सकता है, पर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। नारुतो को ये सब देख के थोड़ा डर लगता है, पर वो ट्रस्ट करता है क्योंकि मादरा का काम अब भी इंटैक्ट था।
एक रात मादरा फिर से अकेला ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है। इस बार वो कुछ ट्राई करने नहीं आया होता, वो बस खड़ा होता है आंखें बंद करके। वो चाकर को फील कर रहा होता है, साथ में हवा को और जमीन को। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसकी पावर सिर्फ आंखों में नहीं है, वो उसकी प्रेजेंस में है। उस पल उसके डोजोत्सु का एक और लेयर क्लियर होता है। वर्ल्ड उसे अलग एंगल से दिखने लगता है। डिस्टेंस का मतलब बदल जाता है उसके लिए। स्पेस सिर्फ जगह नहीं रहती, वो एक टूल बन जाती है। मादर कोई फ्लैशी मूव नहीं करता, पर जो भी उस एरिया में होता है उस पे प्रेशर आ जाता है, जैसे इन्वायरमेंट ही उसके साथ अलाइन हो रहा हो। मादर को पहली बार पूरी तरह से फील होता है कि पुरानी और नई पावर मिक्स हो रही हैं। ना पूरा पास्ट ना पूरा प्रेजेंट, बीच का एक डेंजरस बैलेंस। और ये बैलेंस ही उसकी असली स्ट्रेंथ बनने वाली थी। दूर से नारुतो उसे देख रहा होता है, वो इंटरफेयर नहीं करता। उसे समझ आ जाता है कि मादर को इस वक्त गाइडेंस नहीं, ट्रस्ट चाहिए। सासुके भी साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। उसके लिए क्लियर हो चुका होता है ये लड़का अगर कभी कम्प्लीटली लूज हुआ तो दुनिया के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और अभी के लिए मादर स्टेबल है, शांत है, और ये शांति सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। कुछ दिनों बाद दुनिया फिर से नॉर्मल चलने लगती है। मिशंस, रिपोर्ट्स, पॉलिटिक्स सब अपनी जगह पर काम कर रहे होते हैं, पर एक चीज चेंज हो चुकी होती है, पावर बैलेंस। लोग ओपनली नहीं बोलते, पर सब फील करते हैं कि नारुतो के बाद एक और नाम स्लोली ऊपर आ रहा है। मादरा अब भी कम बोलता है, कम रिएक्ट करता है, पर जब वो किसी जगह खड़ा होता है लोग उसे नोटिस करते हैं। ये रिस्पेक्ट लाउड नहीं होता, पर रियल होता है। कारण के हायर लेवल मेंबर्स अब मादर को लाइटली नहीं लेते। उनके प्लान्स में एक नया फैक्टर ऐड हो चुका होता है। मादर खुद फ्यूचर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, वो बस इतना जानता है कि अगर उसके पास पावर है तो उसे वेस्ट नहीं करेगा। वो ना गुस्से में ना ईगो में। उसके लिए स्ट्रेंथ का मतलब अब क्लियर है, कंट्रोल के साथ आगे बढ़ना। नारुतो को लगता है कि शायद शिनोबी दुनिया को ऐसे ही लोग चाहिए, जो ना हीरो बनने के लिए लड़े ना विलेन बनने के लिए, जो बस अपना रास्ता खुद चुने। कारा के खत्म होने के बाद थोड़े दिन सब कुछ शांत रहता है, और उसी बीच बॉर्डर एरिया से एक रिपोर्ट आती है। मादा और सासुके वहां जाते हैं और वहां एक लड़का मिलता है जो काफी इंजर्ड होता है। उसके बॉडी पर अजीब से मार्क्स होते हैं और उसका चाकरा कंट्रोल में नहीं होता। जब वो अटैक करने की कोशिश करता है तब मादरा उसे रोक देता है और ज्यादा डैमेज होने नहीं देता। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि लड़के का नाम कवाकी है और वो कारा के एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट था। सासुके कंफर्म करता है कि उसके अंदर आर्टिफिशियल पावर डाली गई है। इसके बाद नारुतो को इन्फॉर्म किया जाता है और कवाकी को कोनोहा लाया जाता है। नारुतो उसे प्रोटेक्शन में रखता है, लेकिन कवाकी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। मादरा कवाकी के पास ज्यादा नहीं जाता, लेकिन दोनों अक्सर सेम ट्रेनिंग ग्राउंड में दिख जाते हैं। दोनों अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। एक मिशन के टाइम जब कवाकी डेंजर में आता है तब मादरा सामने आता है और सिचुएशन हैंडल करता है। उसके बाद कवाकी मादरा के साथ ही मूव करता है। धीरे धीरे मिशंस में दोनों साथ काम करने लगते हैं। बिना ज्यादा बात के भी उनका कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो जाता है। नारुतो और सासुके ये नोटिस करते हैं और समझ जाते हैं कि ये पेयरिंग फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी टाइम एक दिन सासुके एक स्ट्रॉन्ग चाक्रा डिस्टरबेंस फील करता है। सिग्नेचर देखते ही क्लियर हो जाता है कि ये ओसुसुकी लेवल का थ्रेट है। अलर्ट तुरंत नारुतो तक पहुंचता है और मादर को भी साथ लिया जाता है। थोड़ी ही देर में इसेकी अपीयर करता है और बिना किसी वार्निंग के अटैक स्टार्ट कर देता है। नारुतो और सासुके सीधा फाइट में जाते हैं। इसेकी स्पेस और साइज मैनिपुलेशन यूज करता है, इससे फाइट का एरिया काफी अनस्टेबल हो जाता है। मादर साइड से मूवमेंट और टाइमिंग ऑब्जर्व करता है और फिर अटैक विंडोज पे हिट करता है। फाइट जल्दी ही दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ ग्रेविटी और स्पेस दोनों अलग बिहेव कर रहे होते हैं। इसेकी नारुतो को सेपरेट करने की कोशिश करता है और सासुके सपोर्ट देता है। मादरा फाइट के बीच कंसिस्टेंट प्रेशर बनाए रखता है। तीनों मिलकर इसेकी को डैमेज देते हैं, लेकिन इसेकी पूरी तरह डाउन नहीं होता। थोड़ी देर बाद इसेकी रिट्रीट करता है और फाइट रुक जाती है। नारुतो इंजर्ड होता है पर स्टेबल होता है। सब वापस कोनोहा रिटर्न करते हैं। मादर के लिए ये फाइट एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है, क्योंकि अब ये क्लियर हो जाता है कि आने वाले फाइट्स अब और भी ज्यादा सीरियस होने वाले हैं। इसेकी के जाने के बाद सासुके एक चीज नोटिस करता है, मादर का चाक्रा पैटर्न नॉर्मल नहीं रह गया होता। इसलिए वो मादर को साथ लेकर एक पुरानी जगह पर जाता है जहां टाइम स्पेस का फ्लो पहले से ही अनस्टेबल था। दोनों एक पोर्टल ओपन करते हैं और एक अलग टाइमलाइन में पहुंचते हैं। वहां एक पुराना टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है जहां सील्स और मार्किंग्स बिखरी पड़ी होती हैं। सासुके उन मार्किंग्स को रीड करता है और धीरे धीरे पूरी बात क्लियर हो जाती है। फोर्थ निंजा वार के बाद मादर उचिया की पावर को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उस टाइम एक लॉन्ग टर्म सील यूज की गई थी, जिसका काम मादर के चाक्रा को फ्यूचर में शिफ्ट करना था। ये सील तुरंत काम नहीं करती, बल्कि तब एक्टिवेट होती है जब दुनिया को उस पावर की दोबारा जरूरत पड़ती है। सील के लिए एक ऐसी बॉडी की जरूरत थी जिसमें स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स और स्टेबल ब्लड लाइन हो। इसी वजह से नारुतो और हिनाटा का कॉम्बिनेशन परफेक्ट मैच बना। इस प्रोसेस में मादर की मेमोरी को लॉक कर दिया गया ताकि पास्ट की मिस्टेक्स रिपीट्स ना हो। मादर ये सब सुनता है पर उसे कोई फ्लैशबैक या यादें नहीं मिलती। बस एक चीज कंफर्म होती है, उसका जन्म कोई एक्सीडेंट नहीं था। दोनों वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और मादर का चाक्रा और ज्यादा स्टेबल हो जाता है।
कोनोहा लौटने के कुछ दिन बाद मादरा उस जगह पर जाता है जहां उस सील का लास्ट पार्ट एक्टिव था। वहां एक हिडन सील होती है जो अभी तक पूरी तरह टूटी नहीं होती। मादरा बिना हेजिटेशन उस सील को तोड़ देता है। सील के टूटते ही एक स्ट्रॉन्ग चक्र वेव पूरे एरिया में फैल जाता है। इस वेव को कोनोहा के सेंसर्स तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। चक्र सिग्नेचर मैच होते ही सबको समझ आ जाता है कि ये मादरा उचिहा की ओरिजिनल पावर है। न्यूज क्विकली स्प्रेड हो जाती है और शिनोबी काउंसिल इमरजेंसी मीटिंग बुला लेती है। मीटिंग में प्रूफ दिखाया जाता है कि मादरा वही मादरा उचिहा है जो रिबॉर्न हुआ है। टेंशन बढ़ जाती है और कुछ लोग मादरा को गांव से बाहर भेजने की बात करते हैं। तब नारुतो सामने आता है और क्लियरली बोलता है कि मादरा उसका बेटा है और वो वही रहेगा। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। डिसीजन फाइनल हो जाता है। मादरा काउंसिल हॉल से बाहर निकलता है। उसकी मेमोरी अभी भी लॉक्ड होती है लेकिन उसकी सारी पावर वापस आ चुकी होती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में उसका चक्र लेवल पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और ये क्लियर हो जाता है कि आगे आने वाली फाइट्स और भी डेंजरस होने वाली हैं। काउंसिल मीटिंग के कुछ दिन बाद ही सिचुएशन फिर से बिगड़ने लगती है। बॉर्डर सेंसर्स एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं और इस बार सिग्नेचर तुरंत पहचान में आ जाता है। ये कोड होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कोनोहा की तरफ आता है और उसका टारगेट क्लियर होता है, कावाकी। अटैक अचानक होता है। कोड अपनी क्लॉ मार्क से एरिया को रिस्टार्ट करता है और कावाकी को आइसोलेट करने की कोशिश करता है। कावाकी रेजिस्ट करता है लेकिन प्रेशर काफी ज्यादा होता है। उसी मूवमेंट मादरा सीन में इंटर करता है। वो पहले एरिया को रीड करता है और फिर कोड की मूवमेंट्स रूट्स ब्लॉक कर देता है। फाइट फास्ट होती है। कोड स्पीड का यूज करता है लेकिन मादरा हर मूव पे कंट्रोल रखता है। कावाकी क्लोज रेंज प्रेशर बनाए रखता है और मादरा मिड रेंज से सपोर्ट देता है। कोड अपने लिमिटर्स रिलीज करता है जिससे उसकी पावर्स बढ़ जाती है लेकिन मादरा अपना आउटपुट धीरे धीरे इंक्रीज करता है बिना ओवर पुश किए। फाइट के एंड में कोड को रियलाइज हो जाता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। मादरा एक क्लियर ओपनिंग क्रिएट करता है और कावाकी डिसिसिव हिट देता है। कोड रिट्रीट करता है और बैटलफील्ड छोड़ देता है। फाइट के बाद नारुतो और सासुके एरिया सिक्योर करते हैं। डैमेज लिमिटेड होता है। रिपोर्ट्स में क्लियरली लिखा जाता है कि मादरा और कावाकी की पेयरिंग हाई लेवल थ्रेट को हैंडल करने में कैपेबल है। कोड के जाने के बाद कुछ दिन तक सब शांत रहता है लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। अलग अलग जगह से अलर्ट्स आने लगते हैं। चक्र सिग्नेचर्स अजीब होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल शिनोबी जैसे नहीं। इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होता है कि ये डिवाइन ट्री से कनेक्टेड मॉन्स्टर्स हैं। पहला मॉन्स्टर एक रिमोट एरिया में अपीयर करता है और नियर बाई टीम्स उसे रोक नहीं पाती। मादरा और कावाकी तुरंत डिप्लॉय होते हैं। मॉन्स्टर का साइज बड़ा होता है और रिजनरेशन काफी फास्ट होती है। मादरा सिचुएशन एनालाइज करता है और अपना चक्र आउटपुट एडजस्ट करता है। कावाकी डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन पे फोकस करता है। फाइट के दौरान मॉन्स्टर रूट्स और टेंडर्स से एरिया कवर कर लेते हैं लेकिन मादरा इस स्पेस कंट्रोल से उसकी मूवमेंट स्लो कर देता है। कावाकी कोर पे हैवी डैमेज देता है जिससे मॉन्स्टर को लैप्स हो जाते हैं लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। सेंसर्स और सिग्नेचर्स डिटेक्ट करते हैं और मॉन्स्टर्स अलग अलग जोन्स में एक्टिव हो जाते हैं इसलिए लार्ज स्केल रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। नारुतो और सासुके भी बैटलफील्ड कंट्रोल के लिए मूव करते हैं। सिचुएशन ग्रेजुअली डेंजरस हो जाती है और ये क्लियर हो जाता है कि डिवाइन ट्री थ्रेट सिर्फ शुरुआत है। डिवाइन ट्री मॉन्स्टर के अटैक धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इस बार स्केल पहले से काफी ज्यादा होता है। मल्टीपल लोकेशन से इमरजेंसी कॉल्स आती हैं। नारुतो और सासुके फ्रंट लाइन संभालते हैं ताकि सिविलियंस और लोअर टीम सेफ रहें। मादरा और कावाकी भी उनके साथ ही मूव करते हैं। एक मेन डिवाइन ट्री जोन आइडेंटिफाई होता है जहां चक्र सबसे ज्यादा कंसंट्रेट होता है। टीम वहां पहुंचती है लेकिन जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है एक हिडन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। रूट्स जमीन से निकलकर नारुतो और सासुके को पकड़ लेती हैं। दोनों रजिस्ट करते हैं लेकिन डिवाइन ट्री का पुल काफी स्ट्रॉन्ग होता है। मादरा और कावाकी इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं पर रूट्स उन्हें डिस्टेंस से पुश कर देती है। थोड़ी ही देर में नारुतो और सासुके कंप्लीटली डिवाइन ट्री के अंदर लॉक हो जाते हैं। उनका चक्र एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सेंसर्स तुरंत कंफर्म कर देते हैं कि सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है। मादरा बिना टाइम वेस्ट किए नियर बाई मॉन्स्टर को क्लियर करता है और कावाकी डायरेक्ट रूट्स पे अटैक करता है ताकि एब्जॉर्प्शन स्लो हो सके। एरिया पूरी तरह अनस्टेबल हो जाता है। मादरा बैटलफील्ड का कंट्रोल ले लेता है और कावाकी उसके साथ सिंक में फाइट करता है। इस पॉइंट पे ये क्लियर हो जाता है कि नारुतो और सासुके को तब तक फ्री नहीं किया जा सकता जब तक डिवाइन ट्री का मेन कंट्रोलर डाउन न हो। इसी बीच डिवाइन ट्री का बीच से एक नया एनिमी अपीयर करता है। उसका नाम जूरा होता है। उसका चक्र बाकी मॉन्स्टर से काफी अलग और ज्यादा स्टेबल होता है। वो डायरेक्टली मादरा और कावाकी को टारगेट करता है। फाइट तुरंत इंटेंस हो जाती है। जूरा हैवी अटैक्स यूज करता है जिससे पूरा एरिया हिल जाता है। मादरा अपनी स्पीड और कंट्रोल का यूज करके जूरा के अटैक्स डॉज करता है और काउंटर करता है। कावाकी क्लोज रेंज में प्रेशर बनाए रखता है। दोनों अपनी पावर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हैं। जूरा डिवाइन ट्री के नेटवर्क का यूज करके अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करता है और नारुतो और सासुके के
ट्रीज को सील्ड देता है। मादरा बैरियर लेयर्स को तोड़ना स्टार्ट करता है और कवाकी रिपीटेड स्ट्राइक से जूरा को डिफेंसिव पोजीशन में लाता है। फाइट लंबी चलती है और टेरन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। मादरा अपनी पुरानी और नई पावर्स को कंबाइन करता है बिना रुके। कवाकी टाइमिंग परफेक्टली मैच करता है। धीरे धीरे जूरा का कंट्रोल डिवाइन ट्री से वीक होने लगता है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अनस्टेबल हो जाती है। मादरा एक ओपनिंग नोटिस करता है और दोनों फाइनल पुश के लिए रेडी हो जाते हैं। फाइनल फेज स्टार्ट होते ही मादर और कवाकी दोनों अपनी फुल पावर यूज करना शुरू कर देते हैं। मादर स्पेस और चाकरा दोनों पे कंट्रोल रखता है और कवाकी डायरेक्ट अटैक से जूरा का प्रेशर बनाए रखता है। जूरा डिवाइन ट्री के लास्ट रिजर्व्स का यूज करता है, लेकिन उसकी मूवमेंट अब पहले से काफी फ्री होती है। मादर रूट्स और बेरियर्स को एक एक करके कट करता है और कवाकी कोर पे लगातार डैमेज देता रहता है। थोड़ी देर बाद डिवाइन ट्री का नेटवर्क अनस्टेबल हो जाता है। एब्जॉर्प्शन स्लो पड़ती है। नारुतो और सासुके के सील्ड ट्रीज में क्रैक्स दिखने लगते हैं। मादर सीलिंग प्रोसेस को रिवर्स करता है और कवाकी रिमेनिंग कंस्ट्रक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है। एनर्जी का प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। जूरा लास्ट काउंटर अटैक करता है, लेकिन मादर उसके मूवमेंट को ब्लॉक करता है और कवाकी फाइनल हिट डिलीवर करता है। जूरा का कोर कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है। उसके साथ ही डिवाइन ट्री मोस्टर्स एक एक करके डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। बैटलफील्ड में साइलेंस आ जाती है। डिवाइन ट्री का कंट्रोल खत्म हो चुका होता है। मादर और कवाकी अपनी जगह पे खड़े रहते हैं जब तक सीलिंग प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर एक स्ट्रॉन्ग रिलीज वेव निकलती है और नारुतो और सासुके ट्रीज से फ्री हो जाते हैं। नारुतो और सासुके लैंड करते ही सिचुएशन को कंट्रोल में लेते हैं। चक्र एक्सट्रैक्शन पूरी तरह रुक जाती है। डिवाइन ट्री का थ्रेट ऑफिशियली न्यूट्रलाइज हो जाता है। एरिया सिक्योर किया जाता है और इमरजेंसी अलर्ट्स बंद कर दिए जाते हैं। कोनोहा वापस आने के बाद रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। नारुतो और सासुके मेडिकल चेक के बाद अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करते हैं। मादर और कवाकी दोनों ट्रेनिंग में लग जाते हैं, लेकिन अब उनकी कोऑर्डिनेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अपडेट होती हैं। कारा का बचा हुआ नेटवर्क इनएक्टिव हो जाता है। डिवाइन ट्री इंसिडेंट का क्लोज चैप्टर मार्क किया जाता है। मादर के चाका रीडिंग्स परमानेंटली हाई लेवल पे स्टेबलाइज हो जाते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी अभी भी लॉक्ड होती है। नारुतो पब्लिक लेवल पे सब कुछ नॉर्मल दिखाता है और अंदर से मादर पे नजर रखता है। सासुके फ्यूचर थ्रेट्स के लिए लॉन्ग पेट्रोल्स पे निकल जाता है। कवाकी मादर के साथ मिशंस कंटिन्यू करता है। सो पार्ट 3 यहीं खत्म होता है। नारुतो और सासुके फ्री हैं, दुनिया टेम्पोरली सेफ है और मादर और कवाकी फ्रंट लाइन पे आ चुके हैं। सो इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।